तो आज हम जो है वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। स्केलर के जोड़ने का तरीका अलग होता है, वेक्टर के जोड़ने का तरीका अलग होता है। वेक्टर की बिल्कुल अलग दुनिया है। स्केलर में 2 + 3 हमेशा 5 होगा, वेक्टर में 2 + 3 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। और मतलब कि जब हम 2 + 3 जोड़ेंगे तो 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। कैसे होगा वही सीखना है। जैसे एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं आपसे, बोलते हैं कि एक कोई ब्लॉक है ना, इसको जैसे कोई मान लीजिए कि आपका जो है पेंसिल बॉक्स ही है, उसको इस ग्राउंड पे रख दिए और आपको बोला जाए कि जरा इसको पुल करिए। जब आप उसको धागे से खींचेंगे तो ये किधर जाएगा, ऑब्वियसली जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है। आप अपने दूसरे छोटे भाई से बोलिए कि जरा बेटा तुम खींचो, तो वो क्या करेगा, उसको बोलिए कि जरा तुम वाई डायरेक्शन में पुल करो। ठीक है। तो जब आप एक्स में पुल करें तो एक्स में जाएगा, जब उसको बोलेंगे कि वाई में पुल करो तो किधर जाएगा, वाई में जाएगा। ठीक है। मतलब मान लीजिए आप F1 फोर्स लगा रहे थे और वो F2 फोर्स लगा रहा था, तो दोनों जब अलग अलग लगा रहे थे, दोनों ब्लॉक अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब क्या करिए कि आप दोनों लोग एक साथ उसको, आप भी F1 से खींच रहे हैं और भाई भी F2 से खींच रहा है, तो अब क्या पाएंगे। अब बताइए किधर जाएगा, एक्स में जाएगा कि वाई में जाएगा। जब अकेले खींचते तो एक्स में जाता था, और जब ये अकेले खींचता था छोटा भाई आपका तो वाई में जाता था। अब दोनों जब खींचेंगे तो किधर जाएगा, तो आप ऐसा पाएंगे कि ना एक्स में जाएगा ना वाई में जाएगा, बल्कि वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो वो कुछ इस डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फोर्स का वो इसी डायरेक्शन में होगा। वो कैसे होगा अभी हम लोग सीखेंगे। तो बस समझने के लिए समझिए कि अब ये जो ब्लॉक ऐसे तिरछे भागेगा, F1 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन F1 की तरफ झुका होगा, F2 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट F2 की तरफ झुका होगा। अब जब दोनों बराबर होंगे तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। जैसे कि अगर दो फोर्स इक्वल होंगे ना, दो लोग अगर बराबर बराबर फोर्स से पुल करेंगे तो जो ब्लॉक होगा बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे जाएगा, दोनों के बिल्कुल बीच में जाएगा। ठीक है। यही है वेक्टर का एडिशन। जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि जैसे कोई पूछे आपसे कि ना, चलिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं। ओरिजिन से शुरू किए, O से A तक गए और फिर A से शुरू करके B तक गए। O से A पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ और A से B दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताइए नेट कहां से कहां गए। O से A गए, फिर A से B गए, तो नेट कहां से कहां गए, बताइए, O से B। तो यही है डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग वेक्टर की भाषा में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट OA प्लस डिस्प्लेसमेंट AB इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट OB। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, जो हम लोग शुरू में बार बार बोल रहे थे, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, या इसको हम लोग वेक्टर रूल ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। ट्रायंगल रूल या वेक्टर रूल। अभी एक और रूल बताएंगे ना, पैरेललोग्राम रूल, दोनों एक ही होता है। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में वेक्टर OA पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट A है, ये डिस्प्लेसमेंट B है और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट R है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A प्लस B इक्वल्स टू R। मतलब कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के हेड पे सेकेंड, मतलब कि यहां खत्म किए फिर यहीं से शुरू करिए, टूटना नहीं चाहिए डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि वेक्टर को ऐड करने के लिए जो रूल है कि दो वेक्टर को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। अगर A और वेक्टर B है, स्पेस में पड़े हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे। नियम ये कहता है कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ करिए, फिर A के हेड पे B के टेल को रखिए। मतलब जो B है उसका डायरेक्शन अगर हम चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, कि इसको शिफ्ट करके यहाँ रख दीजिए। तो A के हेड पे B के टेल को रखेंगे और फिर फाइनल B के हेड से A के टेल को मिला देंगे, तो हम क्या पा जाएंगे, हम A और B का रिजल्टेंट पा जाएंगे। तो ये एकदम नियम सीख लीजिए कैसे ऐड किया जाता है। ड्रॉप फर्स्ट वेक्टर, देन पुट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ज्वाइन हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू गेट द रिजल्टेंट। या इतना फालतू टेक्निकल लैंग्वेज यूज न करने के बजाय बस ये समझिए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो कहां से कहां गए,
शुरू लास्ट में कहाँ पहुंचे, जहां कहां से चले थे कहां खत्म किए वही लास्ट आपका होगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधे जोड़ देंगे। यही है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ना। इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है ना, कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लेते हैं कि एक फोर्स है 6 न्यूटन का, ठीक है, और एक दूसरा फोर्स है 8 न्यूटन का। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, क्या होगा रिजल्टेंट, जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 6 और 8 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 14 न्यूटन ना। अब कहते हैं कि वही दोनों भाई लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब चलिए ये 8 न्यूटन एक्स में लगा रहा है, अभी सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे तो 14 मिल रहा था 8 एक्स में, लेकिन ये उल्टा लगा रहा है 6 न्यूटन। अब बिना वेक्टर के रूल के हम समझ गए कि ये कितना होगा, 8 - 6 दैट इक्वल्स टू कितना न्यूटन, 2 न्यूटन ना। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट बिना वेक्टर के समझ में आता है, एक ही डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, अपोजिट में घट जाएगा। लेकिन जब यही फोर्स 90 डिग्री पे पहुंचेगा तब यहाँ पे हमको वेक्टर रूल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, वही जो नियम बताए थे, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिए, फिर पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए 6 न्यूटन ऐसे ना। जो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज एडेड बाय ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऑल वेक्टर्स आर एडेड बाय ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। 8 न्यूटन 6 न्यूटन, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो f का वैल्यू आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कितना न्यूटन आ गया, ये आ गया 10 न्यूटन। इसका मतलब देखिए 2 न्यूटन भी मिला 8 6 जोड़ के, 8 6 जोड़ के 14 भी मिला, और 8 और 6 ऐड करके 10 न्यूटन भी मिला ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 8 और 6 कोई जरूरी नहीं कि 14 ही आए। तो ये तो मान लीजिए एग्जांपल हो गया फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं, 8 मीटर एक्स में गए, 6 मीटर वाई में गए, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर होगा। कितने एंगल पे होगा अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए वेलोसिटी का। मान लेते हैं कि ये कोई पानी बह रहा है नदी में पानी बह रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और कोई तैरने वाला जो है या बोट है, स्टीमर है, ये परपेंडिकुलर कोशिश कर रहा है नदी में पार करने का 8 मीटर पर सेकेंड। आगे चल के बताएंगे ये जो 8 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में होता है, रिलेटिव होता है। ये सब बात में हम लोग सीखें, अभी बेसिक हम ये जानना चाह रहे हैं कि पानी बह रहा है एक्स में और हम पानी के रिस्पेक्ट में वाई में तैरना चाह रहे हैं, तो नेट क्या होगा, तो नेट होगा 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड मिलके हमको 10 से वहां के ले जाएंगे। मतलब हमारा नेट वेलोसिटी, अगर कोई ग्राउंड यहाँ पे किनारे बैठा होगा उसको क्या दिखाई देगा, ये जो तैरने वाला या नाव है, स्टीमर है या स्विमर है, उसका वेलोसिटी न 6 है न 8 है, बल्कि कितना है, 10 है। उसी दिशा में तैरता तो वेलोसिटी क्या होता, 14। अपोजिट तैरता तो वेलोसिटी क्या होता, 2। और 90 डिग्री पे तैरने की कोशिश किया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सब यही सब वेक्टर है, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन है ना। तो अच्छा, हम लोग क्या है, जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा लाइफ में क्या सिचुएशन पाए, हमेशा 90 डिग्री पे ही हो, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं ना, किसी भी एंगल पे हो सकता है ना। तो वो कैसे होगा, इन जनरल कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोग सीखते हैं कि दो वेक्टर अगर किसी थीटा एंगल पे होंगे तब उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल थीटा है। हमको क्या बताना है, इनका रिजल्टेंट बताना है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी एट एंगल थीटा विथ ईच अदर। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, स्मॉल ए दिया है, और बी का मैग्नीट्यूड दिया है स्मॉल बी। हमें बताना है कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर रिजल्टेंट पूछा जाए
इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है और रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन भी बताना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो रूल कहता है कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर ना, पहला वेक्टर ड्रॉ करिए, फिर जो बी यहाँ पे था उसको शिफ्ट करके इसके हेड पे लाइए। अभी आपको पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे तो वहां शिफ्ट का जरूरत नहीं होगा। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ को बोलते हैं एचटी मेथड, हेड टू टेल मेथड। तो जब हेड टू टेल करते हैं, हेड पे टेल रखते हैं तो ट्रायंगल रूल होता है, तो इसको बोलते हैं एचटी मेथड, मतलब ट्रायंगल रूल। तो हेड टू टेल है ये अभी जो पहला रूल है। तो क्या करेंगे, ए के हेड पे बी के टेल को लाके रख देंगे। अच्छा, एंगल जो बताए थे ये होगा, क्योंकि थीटा एंगल है, पैरेलल लाके रखेंगे तो ए और बी के बीच एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए दिया है, बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी दिया है, और मान लेते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है और ये पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे फिर से, लेकिन अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे। तो क्या ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बताइए क्या होगा, मान लेते हैं ये x है और ये है y, तो पहले एक्स वाई निकाल लिया जाए। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनस x बाई b, तो x का वैल्यू हो गया b cos थीटा। उसी तरीके से sin थीटा यूज करके y का वैल्यू क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a प्लस, देखिए ये a है टोटल इतना, और ये है b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर मतलब b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो पहले लिख लेते हैं, चलिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है कॉमन लेने पे, तो आर स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यहाँ देख लीजिए साइड में रिजल्टेंट जो आ गया r का वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आया दो वेक्टर के सम का, कि दो वेक्टर अगर a और b थीटा एंगल पे होंगे, दो वेक्टर a और b अगर थीटा एंगल पे होंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और रिजल्टेंट का जो एंगल होगा tan अल्फा, जो अल्फा एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अल्फा tan अल्फा। बताइए क्या होगा, जो tan अल्फा यहाँ से जो अल्फा एंगल है वो कैसे निकलेगा, तो tan अल्फा का वैल्यू होगा b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग सीखे कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन, आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एडिशन पे जो हम देख लिए कि दो वेक्टर a और b अगर थीटा एंगल पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो होता है, a और b का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताए थे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो एंगल आएगा tan अल्फा वो क्या होगा, tan अल्फा का वैल्यू होगा b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, मतलब कि a और b अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो r का जो वैल्यू आएगा वो a प्लस बी आएगा, ये मैक्सिमम होता है। दो वेक्टर को जोड़ के आप मैक्सिमम a प्लस बी ही पा सकते हैं, इससे ज्यादा पा ही नहीं सकते। 6 और 8 को ऐड करके मैक्सिमम 14 पा सकते हैं ना। मतलब कि दो वेक्टर अगर a और b सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। यहाँ फार्मूले में पुट करके देख लीजिए, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b ही मिलेगा। और थीटा का वैल्यू अगर आप 180 रख देते हैं
दूसरा एक्सट्रीम मतलब ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हमको मिलता है। आर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो ए माइनस बी होता है। दो वेक्टर को आप ऐड करके मैक्सिमम ए प्लस बी पा सकते हैं और मिनिमम क्या पा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी पा सकते हैं। और फार्मूले में भी देख लीजिए cos 180 माइनस 1 होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा। और थीटा 90 डिग्री रखने पे, जब थीटा को 90 डिग्री रखते हैं तब हमको रिजल्टेंट जो हम बता रहे थे पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो ए माइनस बी से लेके कहाँ के बीच लाई करता है, ए प्लस बी के बीच लाई करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जब आप एक ही डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए, ए के हेड पे बी के टेल को रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी देखिए मैक्सिमम मिलेगा। अब एंगल बदलते जाएंगे, आप रोटेट करते जाइए बी को आप घुमाते जाइए, ठीक है। तो बी को घुमाते जाएंगे तो रिजल्टेंट क्या होता है, ये इनिशियल है, इसके हेड पे इसके टेल को, तो इनिशियल से फाइनल, देखिए ये हो गया रिजल्टेंट। और एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 से ज्यादा एंगल कर देंगे, जैसे दो अगर बराबर बराबर होंगे, मान लीजिए 120 डिग्री कर देंगे तो ये एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 10 का 10 हो जाएगा। और बड़ा कर देंगे, ठीक है, और छोटा 180 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर होगा तो देखिए 0 हो गया ना। इसका मतलब है कि आप रिजल्टेंट क्या करते जाएंगे, एक वेक्टर को घुमाते जाएंगे, रिजल्टेंट का वैल्यू बदलता जाएगा ऐसे 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 ऐसे। सबसे कम कब होगा, ए माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी के बीच। जैसे कोई पूछे कि, तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन को ऐड करके क्या आप 5 न्यूटन पा सकते हैं, बताइए। बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 का जो रेंज है वो कहां से कहां के बीच लाई करता है, मतलब 2 न्यूटन से लेके 40 न्यूटन तक आप कुछ भी पा सकते हैं। ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक कुछ भी मिल सकता है, मतलब 6 और 8 को जोड़ के आप 5 भी पा सकते हैं, 6 भी पा सकते हैं, 7 भी पा सकते हैं, 8, 9, 10, 14 तक कुछ भी पा सकते हैं, 2 से लेके 14 तक कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि 6 और 8 को जोड़ के 1 न्यूटन पा जाए, नहीं पॉसिबल है। 6 और 8 को जोड़ के 15 न्यूटन पा जाए, नहीं पॉसिबल है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इस पर छोटा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे पूछें कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन बी एडेड टू गिव the resultant of 10 न्यूटन। ऑप्शन है 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन है 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन है हमें 10 न्यूटन पाना है, 15 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। चौथा ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 7 न्यूटन ना। और पांचवा ऑप्शन है 50 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। बताइए कौन कौन सा इसमें हमें 10 दे सकता है। पहला देगा, बिल्कुल देगा, 0 डिग्री वाला केस है, सेम डायरेक्शन में ना। 6 और 4 एक ही डायरेक्शन में जोड़ेंगे, 10 मिल गया। बेसिकली 6 और 4 हमें कहां से कहां तक दे सकते हैं, 2 से लेके 10 तक कुछ भी दे सकते हैं। 10 मतलब उनके अपर एक्सट्रीम पे आएगा ना मैक्सिमम वैल्यू। 6 और 8 देखते ही 90 डिग्री पे आएगा। इसका रेंज 2 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता था, पहले ही बता चुके हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये भी सही है 90 डिग्री पे। ये कहां से कहां दे सकता है, a माइनस बी, मतलब 10 से लेके 20 तक कुछ भी दे सकता है, तो 10 उसके लोवेस्ट लिमिट पे है। ये भी है a माइनस बी 180 डिग्री पे, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये वाला बताइए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका रेंज जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है, 5 से लेके कहां तक, a माइनस बी 7 माइनस 2 5 से लेके 9 तक ही रेंज है। तो रेंज के 10 न्यूटन के नीचे इसका रेंज ही है। और ये कहां से कहां देगा, 11 से लेके 19 तक ना, 11 न्यूटन से लेके 19 न्यूटन तक।
तो ये रेंज के 10 न्यूटन के ऊपर इसका रेंज ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी बातें इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अगर ये पता होगा तो हम सीधे इस पे हम सीधे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पे क्वेश्चन देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड, और आप हमेशा के लिए इन सब चीजों को बल्कि एक तरीके से याद ही कर लेंगे कि 60 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा आपको लगातार ये 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे आता रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमको ये बताना है कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन ईच इफ दे आर एडेड एट एंगल ऑफ, तो पहला चलिए लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 0 डिग्री पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का मतलब, चलिए हम एफ का जनरल करते हैं, एफ का वैल्यू 10 न्यूटन रख देंगे। तो एफ और एफ का रिजल्टेंट 0 डिग्री क्या होता है, रिजल्टेंट 2f होता है, मतलब कितना न्यूटन, 20 न्यूटन, क्योंकि एफ का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फोर्स 10 न्यूटन का है। ठीक, दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस 60 डिग्री का लेते हैं। का वैल्यू कितना दिया है, दोनों बीच दो फोर्सेस एफ और एफ हैं, दो फोर्सेस एफ और एफ हैं, उनका जो रिजल्टेंट हमें बताना है, थीटा उनके बीच का एंगल है, और दोनों फोर्सेस का हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट आर है। तो जब थीटा 0 रखे तो आर कितना आया, 20 आया, और थीटा 60 रखेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर cos 60 1/2, 2 कैंसिल, प्लस f स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, f रूट 3f स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 10 रूट 3 न्यूटन ना। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट है। अच्छा, रिजल्टेंट का आप एंगल भी बता सकते हैं ना, कौन सा फार्मूला, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और वैसे भी पता है कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब है कि जो एंगल आएगा वो यहां से क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा थीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब रिजल्टेंट कहां से पास, पहले से कितना एंगल बनाएगा, पहले से एंगल उनके एंगल का हाफ बनाएगा। अभी जब पैरेललोग्राम देखेंगे तो बताएंगे एकदम बीचों बीच पास करता है रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा तीसरा केस लेते हैं 90 डिग्री वाला। जब थीटा वैल्यू 90 डिग्री हो तब क्या होगा रिजल्टेंट, वो तो पाइथागोरस थ्योरम से एफ और एफ का क्या हो जाएगा, एफ रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट आर का वैल्यू हो गया एफ रूट 2, मतलब कितना न्यूटन, 10 रूट 2। तो एकदम याद कर जाइए, 60 डिग्री पे होगा एफ रूट 3, 90 डिग्री पे होगा एफ रूट 2 ना। एक और इसका स्टैंडर्ड केस है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री वाला देख लीजिए, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री देखिए कैसे बनेगा, ऐसे, और यहाँ से 90 और 30, मतलब 120 डिग्री कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आ गया कि अगर ये 120 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 60, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो साफ दिख रहा है कि आर का वैल्यू क्या होगा, एफ ही आएगा, या फार्मूले में आप देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120, और कॉस 120 क्या होता है, -1/2 होता है। तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो सिंपली एफ आया, मतलब कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपको पता ही होगा, और ट्रिग्नोमेट्री का जनरल sin 30 cos 30 ना, sin 60 cos 60, ये सब आपको मालूम होगा ना। और नहीं मालूम हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जाके बुक में देख लीजिएगा। एक जनरल एक ट्रायंगल फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं, इसको हम बता देते हैं आपको। 37 डिग्री वाला एंगल 3 4 5, ये मैजिक ट्रायंगल होता है। 3 4 5 जो ट्रायंगल है, इसको हम लोग फिजिक्स में मैजिक ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये एंगल होता है 37 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा आपको
2 साल ये पूरा फिजिक्स में ये 37 डिग्री और 53 डिग्री खूब यूज होता है। तो आप वैल्यू हमेशा के लिए याद कर जाइए कि साइन 37 जो होता है 3/5 मतलब 0.6 इस 37 डिग्री में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और cos 37 का वैल्यू होगा 4/5 दैट इज 0.8। ये तो 37 डिग्री हो गया। 53 डिग्री के लिए क्या होगा? 53 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन के लिए जो परपेंडिकुलर है 37 डिग्री के लिए, साइन 37 के लिए 3 परपेंडिकुलर है और 4 बेस है, लेकिन 53 डिग्री के लिए क्या होगा? 4 परपेंडिकुलर और 3 बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस दोनों के लिए तो सेम ही है ना। इसका मतलब साइन 53 का वैल्यू क्या होगा? साइन 53 हो जाएगा जस्ट उल्टा 4/5 और cos 53 का वैल्यू होगा 3/5। अच्छा, साइन बाई cos क्या होता है? tan थीटा। तो tan 37 का वैल्यू क्या होगा? 3/4 और tan 53 का वैल्यू क्या होगा? 4/3। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, एकदम से एकदम याद कर जाइए ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि 0.6 था कि 0.8 था, साइन क्या? तो उसके लिए भी एक तरीका है कि 45 डिग्री पे क्या होता है? 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जब एंगल 45 से कम होगा तो 37 डिग्री पे जैसे, तो 37 जब 45 से कम होगा तो ये परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 37 में साइन छोटा होगा, मतलब 0.6 होगा। और जब एंगल 53 होगा तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा। तो 53 में कौन बड़ा होगा? साइन ना। तो ये ट्रिक है याद करने का तरीका। मान लो कंफ्यूजन अभी शुरुआत में क्या होता है, नहीं याद हो पाता है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी नोट करने जा रहे हैं उसमें ये वाला एंगल यूज होगा। तो आप क्वेश्चन नोट करिए कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, find resultant of two forces 40 Newton and 30 Newton acting on a particle at angles 20 degree and 110 degree from एक्स एक्सिस। ये एससीबी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरा ट्राई करिए, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स एक है 40 न्यूटन, एक है 30 न्यूटन। जो 40 न्यूटन वाला है वो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 40 न्यूटन वाला 20 डिग्री और 30 न्यूटन वाला 110 डिग्री एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अरे साइन 20 का तो वैल्यू में मालूम ही नहीं है, कैसे करें सॉल्व ना। तो कैसे करेंगे? यहाँ 20 डिग्री का साइन का या साइन 110 का जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 न्यूटन और 40 न्यूटन की जो एंगल है वो कितना है आपस में? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, बस करना क्या है कि 40 के हेड पे, 40 न्यूटन के हेड पे 30 न्यूटन के टेल को ला के रख दीजिए ना। ये जो 40 न्यूटन पड़ा हुआ है इसके हेड पे 30 न्यूटन के टेल को उठा के रख दीजिए। जो यहाँ पे फोर्स पड़ा था उसको लाके यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे ऐसे मिला दिए तो यही क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। तो 40 और 30 का जो रिजल्टेंट आ रहेगा वो क्या आएगा? 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, मतलब कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 न्यूटन ना। 50 न्यूटन रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा जरा देख लिया जाए। तो यहाँ पे जो tan अल्फा आएगा वो कितना आएगा? 3/4। और अभी देखे थे tan 37 क्या होता है? 3/4। इसका अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 37 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा कि रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू हाउ मच? 50 न्यूटन एट एंगल, यहां से देखिए 37 डिग्री, किससे? 40 से। और ये वाला खुद कितने पे था? ये वाला खुद था 20 डिग्री पे। इसका मतलब है 37 प्लस 20, तो एट एंगल कितना? 57 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझते हुए कैसे क्वेश्चन को हम प्रोसीड किए ना, इसको आराम से नोट कर लीजिए।